नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो रीडर्स। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जोरों शोरों से तैयारी चालू है। वैसे में ही मीरा भाईंदर शहर के ओलामाजी वाड़ा के एक अपक्ष उम्मीदवार जिनका नाम लोकेश पटेल है, उन्होंने यहां पर ओलामाजी वाड़ा से एक अपक्ष में हिस्सा लिया है। आज वो हमारे साथ है, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि लोकेश पटेल ने आखिर क्यों अपक्ष निर्दलीय फॉर्म भरने का निर्णय लिया और फॉर्म भरने के बाद में निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जितने भी रहवासी हैं ओलामाजीवाड़ा, मीरा भाईंदर एवं पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से सब लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पहला रहा कि सर आपने जैसे पूछा कि ओलामाजीवाड़ा में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्यों प्रयास किए, तो मैंने निर्दलीय नहीं, पहले तो हम लोग MBMC मैंने BSP बहुजन मुक्ति पार्टी के उसमें था, तो उसमें कुछ कारण से हमको नहीं हो पाया, तो मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा। और रह गया कि निर्दलीय फॉर्म इसलिए मैंने भरा सर कि यहाँ पे कई वर्षों से मैंने देख रहा हूँ कि हमारे एक ही MLA आ रहे हैं और कुछ जो नेता हैं, जो काबिलियत नेता है, वो नेता इसमें आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि पार्टी के प्रेशर की वजह से उनकी काबिलियत यहाँ पे उनको आगे नहीं आने दिया जाता है, कहीं ना कहीं पे उनको टिकट नहीं दिया जाता है या उनको काम नहीं करने दिया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे निर्दलीय फॉर्म भरा हूँ। और मैं ये मेरी जीत नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी जीत नहीं, ये पूरे जनता के लिए, यहाँ के ओलामाजीवाड़ा मीरा भाईंदर जनता के लिए मैं आया हूँ, ये उनके जीत के लिए आया हूँ। और जो आज कई वर्षों से जो ऐसे समस्या है, जिस समस्याओं का समाधान अगर नहीं किया गया तो हमारा इस देश, हमारा शहर बहुत ही बिगड़ते हुए चला जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि पिछले 3 टर्म से एक उम्मीदवार जो प्रताप सरनायक पूर्व विधायक है, वो यहाँ पर चुनते हुए आ रहे हैं, तो जनता ने उनको चुन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अब तक क्या विकास नहीं किया या क्या विकास की कार्य बाकी है या विकास हुआ ही नहीं है? देखिए, विकास उन्होंने किया है, लेकिन वही विकास किया है जो विकास में उनका पर्सनली स्वार्थ है। जैसे उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, लता मंगेशकर हॉल बनाया है, उसने अपने उसमें गवर्नमेंट के नाम से पेमेंट तो लिए हैं, गरीबों के नाम पे तो बनाए हैं, लेकिन गरीबों को उसमें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसको कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को दिया गया है जो कि गरीबों से इतना चार्ज लेते हैं कि गरीब वहां तक पहुंच नहीं पाते। जितने भी हॉल हैं, ये सब कुछ किया गया। दूसरा, यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के जगह हैं, ज़मीन है, उसको सभी प्राइवेट लीज में दिया गया है जो कि गरीबों को सुविधा नहीं मिलती है। पहला हो गया कि दूसरा, और यहाँ पे पानी की समस्या इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अगर पानी का समस्या यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाए तो एक दिन ऐसा होगा कि पानी 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, वो लाइट की सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक ऐसा BSP योजना करके है जो कि 15 साल पहले उसको तोड़ा गया था और वहाँ पे गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को 15 साल से आज घर से बेघर किया गया है, उनको घर नहीं मिल पा रहा है। जबकि मैं ये जानता हूँ कि बिल्डिंग 2 से 3 साल के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन उनको जानबूझ के बना के नहीं दिया जा रहा है क्योंकि गरीब लोग हैं। और उनके साथ में जो यहाँ के नेता, लोकल नेता हैं, वो लोग भी खड़े नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो लोग गरीब हैं। तो गरीबों का कई वर्षों से समस्या बढ़ती हुई चली जा रही है, इसलिए मैंने अपक्ष यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए स्वीकारा हूँ। और मैं ये जनता के लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं करके दिखाऊंगा। आप सब लोग एक बार मेरे ऊपर भरोसा करिए और हम सब मिलकर इस देश का, जो भी इस शहर का जो विकास बाकी है, वो पूरा विकास करके हम दिखाएंगे। चुनाव के समय ही हरदम क्या होता है कि जो लोक प्रतिनिधि होते हैं और जो समाज सेवक होते हैं, वो हर कोई समस्याओं को सामने लेके आके जनता को बताते हैं, पर चुनाव खत्म होते ही वो समस्याओं के बारे में भूल जाते हैं और अपना विकास करने लगते हैं। इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? जी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली होता कैसा है कि चुनाव के टाइम पे जो बड़े नेता होते हैं, वो नेता उनके सुख सुविधाओं के कारण लथे हुए होते हैं, उनके सुख सुविधाएं उनसे लेते हैं, इसलिए आने वाले 5 साल तक वो बोल नहीं सकते, अपने जबान को खोल नहीं सकते हैं। यह सब जनता को भी मालूम है, यहाँ के सभी नेताओं को ये मालूम है। BSP योजना में गरीब लोगों को आज घर से बेघर किया गया। 2012 में मांडवीपाड़ा में पूरा झोपड़पट्टी तोड़ दिया गया। 3 साल पहले ग्रीन विलेज में पूरा झोपड़पट्टी तोड़ दिया गया। हर एक ग्रीन विलेज में बोले ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन के नाम पे तोड़ दिया। ऐसे अलग अलग नामों से लेके उनके झोपड़ों को तोड़ा जाता है और ये यहाँ के सभी नेता जानते हैं। नेता यहाँ पे रहते हैं, ये सब आंख में देखते हैं, लेकिन कुछ पर्सनली स्वार्थ के कारण, पर्सनली उनसे सुविधा के कारण वो आके जनता के सामने और जनता को उनको न्याय नहीं दिला पाते हैं। ये उनकी पर्सनल, उनकी स्वार्थ है, पर्सनल उनकी रिलेशन है। इसलिए वो आज आके अपने नेता को, जिस नेता को चुन के देते हैं, उस नेता को नहीं बोल पाते हैं और वो नेता भी इन्हीं लोगों को सामने पर्दा डालते हैं। उस गरीबों के सामने न्याय ना मिले, उनके सामने पर्दा डालते हैं और आज लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके और सब उन पे पर्दा डाल के और जीतने का फिर से प्रयास करते हैं।
अगर आपको जनता चुन कर देती है तो आप जिन जिन समस्याओं के ऊपर चर्चा कर रहे हो उन समस्याओं का समाधान आप करोगे या आप भी उन्हीं नेताओं की तरह कुछ अद्भुत करोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा एकदम बहुत अलग थलग रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये लिख के देने वाला हूं, जो मैं काम यहाँ पे लिख के दूंगा, अगर मैं नहीं करता हूं इस शहर का वो विकास, मैं हर एक पब्लिक को यहाँ पे 146 4.5 लाख पब्लिक को ये आदेश देता हूं, ये वचन देता हूं कि वो मेरे ऊपर जाके पुलिस स्टेशन में FIR कर सकते हैं और उसके गुनहगार मैं रहूंगा। मैं ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में मैं लिख के दूंगा, बाकी नेताओं के जैसे मैं नहीं रहूंगा। और मैं ये भी बोलता हूं कि किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आऊंगा, वो कुछ भी दे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ जनता चाहिए और जनता का सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। मैं पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ और किसी नेताओं का गुलाम होने के लिए मैं नहीं आया। जैसे कि 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकारी स्कूल की काफी समस्या है, उनको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, हमारे यहाँ पे ये तो 146 की समस्या है, ये पूरे महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है। 146 ओला माजीवाड़ा मीरा भाईंदर में बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे मीरा भाईंदर में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में 7वीं तक स्कूल है, वहाँ पे भी बराबर से शिक्षा नहीं होने के कारण लोग प्राइवेट में मजबूरन उनको भेजना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आते ही सबसे पहले स्कूल का जितना भी है उसको, जो 7वीं तक है उसको 10वीं तक, 10वीं तक है उसको 12वीं तक करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा और वो करके दिखाऊंगा। ये पहला मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा पानी के ऊपर, जो पानी की एक समस्या बढ़ती चली जा रही है, ये पानी का समस्या मैं पूरा करके दिखाऊंगा। किस तरीके से करेंगे? पिछले 3 चुनाव से तो पूर्व जो विधायक प्रताप सरनायक है उन्होंने भी वादा ही किया और उन्होंने भी यही कहा कि काम जारी है पर 5 साल पूरे हो जाते, फिर भी वो पानी का काम पूरा नहीं हो पाता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? अगर आपको भी जनता ने चुन कर दिया तो आपके 5 साल के कार्यकाल हो गए और आप भी बोलोगे कि काम जारी है, तो कैसे चलेगा? नहीं सर, देखिए, बोलने वाले एक अलग रहते हैं और करने वाले अलग रहते हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में अच्छे भी नेता हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो मैं बोलने वाले में से नहीं हूँ। आज मैं जमीन से उठा हुआ हूँ, मैं एक झोपड़पट्टी से खुद हूँ, मैं एक गरीब इंसान से मैं खुद हूँ। आज यहाँ की समस्या मैं जानता हूँ। जो आदमी बड़े जगह पे रहता है वो यहाँ की समस्या नहीं जानता है। अगर ये समस्या को जानते, अगर उनको ये पता रहता है कि झोपड़पट्टी में पानी के बगैर कैसे जीते हैं लोग, उनको ये पता रहता है कि रास्ते के बगैर कैसे जीते हैं लोग, उनको ये पता रहता है कि गटर के बगैर कैसे जीते हैं लोग, उनको पता रहता है कि इस बाथरूम में जाएंगे जो यहाँ पे म्यूनसिपालिटी की जो बाथरूम बनाया गया है, अगर उनको इसका सामना करना पड़ता तो वो करके देते थे सर। ये उनके पास में समस्या नहीं है, सिर्फ बोलने की बातें हैं। जैसे इलेक्शन आएगा ये सब बोल देंगे और बोलने के बाद में 5 साल तक आप उनके पास में जाते रहिए। बहुत से तो मैं ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूँ कि यहीं पे बीजेपी के 4 नगर सेवक थे और 4 नगर सेवक जीतने के बाद में उनका MLA भी है, उनका सांसद भी है, उनका मंत्री भी है, सब कुछ है, लेकिन वही बीजेपी के ही यहाँ पे नेता उनके खिलाफ में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? यही ग्रीन विलेज पे उनके बीजेपी के नेता बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा। जब उनकी सत्ता सरकार में रहने के बाद अगर काम नहीं कर सकते हैं तो सर आने वाले में वो कैसे काम करके दिखाएंगे? वो करके काम दिखाने वाले नहीं है, सिर्फ बोलने वाले हैं। और जब भी इलेक्शन आएगा तो जो ये काम नहीं किए हैं उस पर सब पे पर्दा डालने के लिए आते हैं, बाकी काम करके दिखाने वाले में से। शहर में काफी ज्यादा सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की काफी ज्यादा कमी है, पर उस सुविधाओं को आप किस तरीके से देखते हो? क्या सरकार, जो यहाँ के जो कर्मचारी है, जो सरकार के जो नेता है, क्या वो लोग असफल है उन सेवाओं को पूरा करने में या कोई कमी है? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, एक टेम्बो हॉस्पिटल है, एक राजीव गांधी हॉस्पिटल, दोनों जगह पे हॉस्पिटल है, लेकिन कई वर्षों से देख रहा है कि वहाँ पे किसी प्रकार से विकास नहीं किया जाता। ना तो वहाँ पे MRI का सुविधा दिया जा रहा है, ना तो वहाँ पे CT स्कैन का सुविधा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आते ही हुए मैं सबसे पहले आपसे को बोला हूँ कि मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा। पहला मुद्दा रहेगा मेरा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो हर एक इंसान जागरूक रहेगा। जब इंसान जागरूक रहेगा तो अपने अधिकारों को जानेगा, और अधिकार को जानेगा तो वो हर एक काम को खुद कर सकता है। दूसरा रहेगा स्वास्थ्य के ऊपर, तो स्वास्थ्य के जो भी हॉस्पिटल है तो MRI की सुविधा नहीं है, CT स्कैन की सुविधा नहीं है, सबसे पहले वो भी सुविधा मैं करवाऊंगा। जो हॉस्पिटल में कमियां हैं वो सारी कमियों को मैं दूर करूँगा। युवाओं के बारे में क्या सोचते हो? आजकल युवाओं के पास शिक्षा तो है पर रोजगार नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं के बारे में तो ये सोचता हूँ कि हर एक युवाओं को, कुछ ऐसे चंद लोग हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हर एक युवाओं को सबसे पहले तो ज्ञान लेना चाहिए, सही जानकारी लेना चाहिए। और हमारे पास में तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दिया हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पुस्तक, जिसको संविधान बोलते हैं, उस संविधान को हमको अच्छे से जानना होगा। और जो अधिकार है, अपने हक और अधिकार के लिए जो लोग युवा हैं
जो हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ में खड़ा होना चाहिए युवाओं को, और उनके साथ मिल के कंधे से कंधे मिला के युवाओं को उनको साथ देकर अपने अधिकार देना चाहिए। मैं तो युवाओं को सबसे पहले यही प्रेरित करना चाहूँगा। पर क्या अधिकार ऐसे उनको, मैंने आपको जैसे पूछा गया दैट कि उनको नौकरी की कमी है, शहर में उनको नौकरी नहीं मिलती, कहीं दूर जाके उनको काम करना पड़ता है क्योंकि शहर में रोजगार नहीं है। उसी को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप अगर चुन कर आते हो तो शहर में युवाओं के लिए ऐसा सबसे बड़ा क्या काम करोगे जिससे युवा काफी आपसे प्रसन्न हो जाए? जी, युवाओं के लिए देखिए, हर एक शहर में नौकरी, हर एक शहर में काम है, काम की कमी नहीं है। बट हमारे पर्सनली होने के कारण, जैसे मैं एक नेता बनता हूँ, मैं पर्सनली लोगों को वहाँ पे, कम पढ़े हुए लोगों को भी वहाँ पे मैं भर्ती करता हूँ, इसलिए यहाँ के शहर वालों को रोजगार नहीं मिल पा रही है, सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो मैं अलग अलग जगह से अपने पर्सनल लोगों को ला के वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दे देता हूँ, कम पगार पे लोगों को काम पे रख देता हूँ। इसलिए यहाँ के जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित लोग हैं, जो एकदम काम करने वाले लोग हैं, उनको सही जगह पे उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जा रहा है, प्राइवेट जो किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा हमारे बेरोजगार का सबसे मूल मंत्र है कि इसे प्राइवेट न किया जाए। जो आज हमारे पढ़ लिख के लोग यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे आते हैं, उनको सही जगह पे बैठाया जाए। जो सही जगह पे बैठेंगे तो सही न्याय कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का विषय है ये सबसे पहले हटाया जाए। हमारे सरकारी स्कूल है, महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल प्राइवेट की ओर जाने के लिए कर रहे हैं यहाँ के नेता लोग, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर सरकार इतना पेमेंट देती है, अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो प्राइवेट में 10 से 12 हज़ार पगार पाने वाले कैसे पढ़ाएंगे? आप मुझे बताइए, कैसे मेहनत करेंगे? तो इसलिए जो लोग इसमें पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, जो शिक्षक अच्छे नहीं हैं, उन शिक्षक को वहाँ से हटाया जाए और अच्छे शिक्षक को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, भर्ती किया जाए, और अच्छे वहाँ पे जो लोग हैं उनको वहाँ पे लाया जाए, तो हमारी शिक्षा वहाँ पे सुधर सकती है। जैसे मानसून अभी ही गया, आपने सड़क पर खड्डे तो काफी देखे होंगे, शहर में खड्डों से जनता बड़ी परेशान थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कई नेताओं ने आरोप प्रति आरोप करके इस मामले को एक अलग ही रूप दे दिया गया, उसके बाद उस मुद्दे को सारे नेताओं द्वारा बंद कर दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सड़क का मुद्दा ये है कि सड़क का जो मुद्दा है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज यहाँ से अगर थाना जाना है तो 3-3 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ये नेताओं को सफ़र नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ में एक पुलिस प्रोटेक्शन रहती है, उनको वीआईपी उनको रहता है, तो उनके आने से पहले आधा घंटा पहले पूरे रास्ता को क्लियर कर जाता है। तो ये समस्या है, ये जनता की समस्या है। तो सबसे पहले की जो रोड है ना, इस रोड जिसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, अभी यहाँ पे एक फाउंटेन के आगे रोड को बनाया गया, 1.5 महीना पूरा एक साइड का रोड बंद किया गया। उस कॉन्ट्रैक्टर ने लिख के भी दिया है कि ये रोड 6 साल तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 महीना होते हुए वो पूरा रोड, ये समझ में नहीं आता कि ये रोड है कि खड्डा है, पूरा का पूरा खड्डा हो गया। तो ऐसे यहाँ पे जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो काबिलियत कॉन्ट्रैक्टर है, काबिलियत लोगों को काम देंगे, ईमानदार लोग को काम देंगे, तो हमारे यहाँ का रोड एकदम साफ और स्वस्थ और अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को और 146 की जनताओं को क्या मैसेज देना चाहें? आपके चैनल के माध्यम से यही सभी लोगों को देना चाहता हूं कि 146 के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मतदार हैं, मैं आज सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोग, ये मेरी जीत नहीं आपकी जीत है, आप सब लोग एक बार मिलके मेरे को लेके आइए और हम सब लोग मिलके इसके ऊपर निर्णय लेंगे, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम आगे करना है, और सभी काम को एक एक करके पूरा करते हुए चले जाएंगे। मुझे पर्सनल स्वार्थ के लिए मैंने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मुझे जनता के लिए मैंने यहाँ पे आया हूँ और जनता के काम के लिए मैंने आया हूँ। एक आखिरी सवाल है, ऐसा सुनने में आ रहा है आपके विरोधियों द्वारा आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि कोई आपको चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ये चैलेंज अगर करता है कोई, मैं बोलता हूँ अगर 1% भी इसमें सच्चाई रहा, 1% भी सच्चाई रहा, तो मैं अब भी कभी मेरे ऊपर FIR दायर किया जाए। ये अब भी कभी मैं बोल रहा हूँ 1% भी अगर इसका कोई भी सबूत अगर देता है तो मैं बोलता हूँ कि आके हो जाए, और चैलेंज देता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ 1% भी अगर इसकी सच्चाई है, कोई भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, बहुत अच्छी बात, आरोप लगाए हो, लेकिन 1% वो सच्चाई दिखावे। 1% भी अगर सच्चाई रहे तो उसको, मेरे को जो सज़ा देना चाहिए वो सज़ा मेरे को दे सकता है। मैं वो सज़ा भोगने के लिए एकदम 100% तैयार हूँ। मेरे को कुछ किसी प्रकार से पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ, और मुझे कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से 1 रुपये का लालच, 1 रुपये का मदद नहीं किया है, और मैंने 1 रुपये किसी से मदद या किसी के लालच में नहीं आया हूँ। मैं ये जनता के लिए करना चाहता हूँ, और जनता के साथ में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करके ये यहाँ पे खड़ा हूँ और उनके सेवा के लिए खड़ा हूँ।
तो ये थे हमारे साथ लोकेश पटेल जी, जिन्होंने 146 विधानसभा मीरा भाईंदर ओला माजीवाड़ा से कंटेस्ट किया हुआ है इलेक्शन, और उन्होंने उम्मीदवारी भी हासिल कर ली है। आपको बता दें, ये शहर में विकास के मुद्दे के ऊपर एक छोटी सी बातचीत थी लोकेश पटेल के साथ।